अगर छोटा टाइम होगा तो हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे। चलो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि ऑल्दो ये टर्म छोटे टाइम के लिए डिराइव हुआ था, लेकिन अगर ये छोटे के लिए एप्लीकेबल है तो बड़े टाइम के लिए भी एप्लीकेबल है। सो हमने एफ इंटू डी टी कर दिया, या हम ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल एफ इंटू टी। ऐसे केसेस में ये सारी चीजें क्या है, दीज आर इंपल्स। ये मैं आपको लास्ट टाइम समझा रहा था। फिर तुम एक बात सोचो कि हमारे पास एक कार है जिसको हम खींचते हैं बाय 100 न्यूटन, और हम इसको 1 घंटे तक खींचते रहते हैं, 1 आवर तक। वैसे तो देखा जाए तो इतना बड़ा टाइम इंपल्स की कैटेगरी में नहीं आता, बट फिर भी कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। समवन सेज कि बताओ इस पे इंपल्स कितना लगा, तो तुम बोलोगे सर इंपल्स लगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना, 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, सॉरी इसमें सेकेंड आएगा, इसमें न्यूटन आएगा, तो वी कैन से दिस एज न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दिक्कत कब आती है, सपोज करो कि फोर्स बहुत छोटा हो या वेरिएबल हो। तो लास्ट टाइम मैं बता रहा था, एक और एग्जांपल आपको करा देता हूं। जैसे हमारे पास फोर्स की वैल्यू है कुछ 2t³ के बराबर, फोर्स की वैल्यू है 2t³ के बराबर। ये क्या बता रहा है, ये बताने की ट्राई कर रहा है कि यहां पे लिखा है फोर्स, यहां पे लिखा है टाइम और यहां पे लिखा है फोर्स। जब टाइम 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, टाइम जब 1 सेकेंड होगा तो फोर्स 2 न्यूटन होगा, टाइम जब 2 सेकेंड होगा तो ये 16 न्यूटन आएगा। मतलब इस हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे वाले केस में हम क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल फोर्स है। अब जो वेरिएबल होगा उसको एक बार में तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर अगर हमें इंपल्स निकालना है तो एक चीज देखो, इसकी वैल्यू हमेशा अलग अलग है, कभी कम है, कभी ज्यादा, कभी और ज्यादा, कभी और ज्यादा। किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी, फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा 2t³। अगर हम थोड़ा सा टाइम ले लें, बहुत थोड़ा सा स्मॉल टाइम, तो स्मॉल टाइम कितना ले सकते हैं हम, स्मॉल टाइम को हम बोलेंगे dt। स्मॉल टाइम हम क्यों ले रहे हैं, अगर हम ये बड़ा टाइम लेंगे ना तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि जो फोर्स वेरिएबल है वो अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। दिख रहा है देखो, 0 पे डिफरेंट है, 1 सेकंड पे डिफरेंट है, 0.1 पे डिफरेंट होगा, 0.2 पे डिफरेंट होगा, 0.3 पे डिफरेंट होगा, हर टाइम पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो हमने क्या करा, हमने स्मॉल टाइम ले लिया। उस स्मॉल टाइम में हम इंपल्स निकालेंगे, तो इंपल्स क्या चीज आएगा, वो आएगा डी, और उसको हम क्या लिख रहे होंगे, उसको हम लिखेंगे एफ इंटू डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा, 2t³ मल्टीप्लाइड बाय dt, एंड दिस इज डी। थोड़ा सा इंपल्स होगा, ज्यादा इंपल्स नहीं होगा। अगर मैं टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का y होता है, तो di का क्या आएगा, di का i आएगा, इज इक्वल टू 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा क्या, t³ इंटू डी टी। अभी कोई हमसे बोलता है कि इंपल्स फाइंड करो, फोर्स इतना दिया है, और कोई हमसे लिखता है फाइंड इंपल्स, फाइंड इंपल्स, ऐसे कोई पूछता है तो आपसे टाइम भी तो पूछेगा। तो उसने बोला सपोज करो इन टाइम 2 सेकेंड, इसका मतलब इन टाइम 2 सेकेंड का क्या मतलब हुआ, शुरू से लेकर 2 सेकेंड तक, बिगिनिंग से लेकर 2 सेकेंड तक। बिगिनिंग का मतलब हुआ शुरू से, स्टार्टिंग से लेकर 2 सेकेंड तक, 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में, इसको हम बोलते हैं लिमिट, है ना। और हम इसको बोलेंगे दिस टू, इंटीग्रेशन क्या कैसे करते थे, t⁴ डिवाइड बाय 4 एंड 0 से 2 तक। यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, एंड t⁴ आएगी, मतलब 2 की पावर क्या मिलेगी हमें, 4, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। और ये क्या बन जाएगा, 16 डिवाइड बाय 2, दैट इज 8 न्यूटन सेकेंड इज इंपल्स। ये होता है वेरिएबल प्रॉब्लम, जिसमें हम टाइम के साथ फोर्स के वेरिएशन को देखते हैं और उसके हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा वाला फंक्शन होगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। जैसे कोई आपसे ऐसे बोल सकता है, अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे करूं बात, ये एग्जांपल है, सपोज करो कि ये ऐसे लिखा है, ये टाइम है और ये फोर्स है। मान लो फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, लाइक ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कुछ आता है। दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 10, और ये है इन सेकेंड, और ये है इन न्यूटन। और सपोज करो ये 10 है और नीचे वाला भी 10 आएगा, लेकिन ये -10 बोलेंगे हम इसको, ऐसे। कोई आपसे बोलता है फाइंड इंपल्स,
in number 1.2 second, number 2.5 second, number 3.7 second, number 4.10 second। ये मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, आपके सामने ग्राफ बना दिया और फिर मैंने बोला इंपल्स बताओ, तुमने बोला कितनी देर में, मैंने कहा 2 सेकंड में। तुम बोलोगे सर आसान है, हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट वाले की बात करेंगे तो 2 सेकंड, एक चीज दिख रही है, 0 से लेके 5 सेकंड तक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, देख सकते हैं आप। देखो बेटा ये टाइम है ना, जब टाइम 0 था तब फोर्स 10 था, टाइम बढ़ रहा है लेकिन फोर्स कैसा है 10, टाइम और बढ़ गया, फोर्स कितना है 10। इसका मतलब 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में फोर्स की वैल्यू 10 के बराबर है। इसको हम वेरिएबल फोर्स बोलेंगे कि कांस्टेंट बोलेंगे? आंसर आता है कांस्टेंट बोलेंगे। कितने टाइम की बात हो रही है? 2 सेकंड। तो इंपल्स क्या आएगा? इंपल्स आएगा फोर्स इनटू टाइम। सिंपल, इंटीग्रेट करने की जरूरत तो है नहीं है। फोर्स कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 2, आंसर इज 20 न्यूटन सेकंड। किसी ने पूछा सेकंड पार्ट, मैंने बोला यार सेकंड पार्ट का मतलब ये देखो, हमें साफ साफ दिख रहा है यार, 5 सेकंड तक, 0 से लेके 5 सेकंड तक भी तो फोर्स की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। हाउ मच? 10 के बराबर है। 10 10 10 दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब अगर हम इंपल्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? I इक्वल टू एफ इंटू टी। अगेन सेम फॉर्मूला। व्हाट इज एफ? 10 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज टाइम? आंसर इज 50 न्यूटन सेकंड। दिस द वैल्यू। किसी ने बोला नहीं सर अब बताओ 7 सेकंड में। अब थोड़ा दिमाग हुआ खराब कि 7 सेकंड में कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है मैं दिखाता हूं आपको। तो किसी ने बोला थर्ड पॉइंट, तो आप बोलोगे सर 7 सेकंड इक्वल टू 5 सेकंड प्लस 2 सेकंड। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि फंक्शन बदल रहा है। फंक्शन का मतलब रिलेशन। यहां से लेके यहां तक 0 से लेके 5 सेकंड तक एक तरह का रिलेशन है और 5 से लेके 10 सेकंड तक अलग तरह का रिलेशन है। एक और बात, इंपल्स हमेशा एरिया अंडर कर्व होता है। ये एरिया अंडर कर्व, ये पॉजिटिव एरिया आएगा। अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊं ना, ये 7 होगा ना, दिस इज 7। अगर हम यहाँ पे 7 की बात करेंगे तो एरिया अंडर कर्व जो आएगा वो यहाँ वाला नेगेटिव में आएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे रिलेट करें, ये नेगेटिव में आएगा, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने 5 सेकंड का पहले एक बार निकालना पड़ेगा, फिर आपने क्या करना पड़ेगा? 5 सेकंड का पहले ये आंसर निकालोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे? 2 सेकंड का ये निकालोगे। तो ये पॉजिटिव में आएगा तो ये नेगेटिव में आएगा। तो अब हम कैसे कर रहे होंगे बेटा? हम लोग करेंगे ऐसे, 7 सेकंड इक्वल टू 5 सेकंड प्लस 2 सेकंड। और 5 सेकंड में इंपल्स कितना आएगा? 5 सेकंड में इंपल्स आएगा फोर्स इतना और टाइम इतना। और बाकी के 2 सेकंड में इंपल्स कितना आएगा? इन 2 सेकंड में इंपल्स आएगा पॉजिटिव के नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। क्या लिखेंगे? -10 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो टोटल इंपल्स कितना आएगा? टोटल वुड बी हाउ मच? 50। फर्स्ट वाला 50 और दूसरे वाला 20, बट वो माइनस में, सो -20। आंसर कितना? 30 न्यूटन सेकेंड। आई होप समझ में आ गया। नाउ वी रश टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट। एंड ये क्या बोलता है? ये बोलता है जी 10 सेकेंड में। तुम बोलोगे सर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कारण जितना पॉजिटिव दिख रहा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। सो आंसर कितना आएगा? आंसर वुड बी इंपल्स इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? इसका थोड़ा लॉजिक भी समझे। इसका मतलब क्या है? मतलब बताता हूं। इंपल्स क्या करता है? इंपल्स हमेशा मोमेंटम को चेंज करता है। मोमेंटम को चेंज करने का मतलब हुआ कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है। ऐसा करते हैं, सामने क्वेश्चन लिखा है, मैं इसको थोड़ा और एग्जामिन करवाता हूं और एक क्वेश्चन लिखता हूं। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। इन previous problem, body was initially at rest. In previous problem body was initially at rest, और उसके बाद आपसे कोई कहता है फाइंड वेलोसिटी एट नंबर 1.2 सेकेंड, नंबर 2.5 सेकेंड, नंबर 3.7 सेकेंड, नंबर 4.10 सेकेंड। ये सेम क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास एक बॉडी है, ये टाइम एक्सिस है और ये फोर्स एक्सिस है।
और 0 से लेके 5 सेकंड तक अलग सिचुएशन है, 5 से लेके 10 सेकंड तक अलग सिचुएशन है, और हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। किसी ने हमसे इस वाले केस में पूछा था इंपल्स बताओ। अगले वाले केस में देखो टाइम सेम गिवन है 2, 5, 7 और 10, और उसने ऐसे पूछ लिया आपसे। उसने क्या पूछा, इन प्रीवियस प्रॉब्लम बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, पहले कैसी थी, रेस्ट में थी। फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड एंड 10 सेकंड। तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर हम जानते हैं एक बात, हाँ एक और चीज हमें मास देना पड़ेगा, वहां पे मास नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, मास ऑफ बॉडी इक्वल टू 20 kg। ये मैंने ऐसे दे दिया, मास ऑफ बॉडी इक्वल टू 20 kg, मैंने ऐसे दे दिया। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज नाउ सॉल्यूशन, दिस इज नाउ सॉल्यूशन, नाउ वी स्टार्ट। तो पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंपल्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रिलेशन लिखता हूं पहले, F was डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यह मैं मालूम है, और F डेल्टा टी लिखते हैं तो क्या आता है, डेल्टा पी, और F डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। इंपल्स इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसी ने बोला कि 2 सेकंड बाद हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे, 2 सेकंड बाद का मतलब हुआ कि 2 सेकंड बाद इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। 2 सेकंड में कितना इंपल्स जनरेट हो गया, तो पता चलेगा 2 सेकंड में इंपल्स जनरेट हो गया 20 न्यूटन सेकंड। इसका मतलब ये इंपल्स क्या करेगा, ये इंपल्स हमने किसी बॉडी पे लगाया, इस इंपल्स की वजह से बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो अब हम क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे, 2 सेकंड में इंपल्स आएगा 20 इज इक्वल टू पी फाइनल, क्या लिखेंगे हम, पी फाइनल आएगा मास इंटू वी फाइनल, और पी इनिशियल क्या होगा, मास इंटू 0। क्यों 0, क्योंकि इनिशियली बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू मास इज 20 इंटू वी, यहां से आंसर कितना आ गया, v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम एक ग्राफ बनाए ना, ये हमारे पास बॉडी थी, देखो ये बॉडी है, ये बॉडी है जिसका u कितना है 0, टाइम कितना है 0 स्टार्टिंग में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं टाइम हो गया 2 सेकेंड, और बॉडी कितनी वेलोसिटी से भाग रही है, बॉडी भाग रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। क्यों भाग रही है, क्योंकि हमने बॉडी पे क्या अप्लाई करा, इंपल्स अप्लाई करा। ये 2 सेकेंड हो गया। चलो उसके बाद हमसे दोबारा पूछा 5 सेकेंड। अगर हम 5 सेकेंड की बात करेंगे तो वी राइट नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या आता है, अगेन इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी, और 5 सेकेंड बाद इंपल्स कितना हो गया था 50, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एंड दैट इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एंड दिस इक्वल टू व्हाट इज पी फाइनल, मास इनटू वेलोसिटी माइनस पी इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 20 into v. So what is v? This v is 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसी डायग्राम के कंटिन्यूएशन में अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसी बॉडी को, तो हमें दिखाई देगा कि जब टाइम हो गया 5 सेकेंड तो इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो गई, क्योंकि इंपल्स लग रहा है, और इंपल्स 0 से लेके 5 सेकेंड तक इंपल्स पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, ग्राफ में आपको दिख रहा था। इसलिए वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम अब आएगी, प्रॉब्लम अब क्या आएगी, प्रॉब्लम बेटा अब ये आएगी कि 5 सेकेंड के बाद ये वाला इंपल्स नेगेटिव आना शुरू होगा। नेगेटिव इंपल्स का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव इंपल्स का मतलब हुआ कि इनिशियली हम इस वाले बॉडी को राइट में धक्का मार रहे थे, 5 सेकेंड के बाद हम इसी बॉडी को उसी डायरेक्शन में पुश नहीं कर रहे होंगे, बट उल्टा पुश करना स्टार्ट कर दिया हमने। मतलब अब जो इंपल्स लगना शुरू होगा, लेट अस से हमारी बॉडी यहां पहुंच गई, कब की बात कर रहे हैं हम, 7 सेकेंड की। तो अभी तक इंपल्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, इंपल्स अब हमने इंपल्स कहां लगा दिया, ऑपोजिट। क्यों लगा दिया, क्योंकि इंपल्स की वैल्यू हो रही है माइनस में, इंपल्स की वैल्यू माइनस में हो रही है, तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में शायद लगाया होगा ऐसा। तो उसके हिसाब से अभी अगर वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो इस टाइम के बाद वेलोसिटी 2.5 नहीं रहेगी बट कम हो जाएगी। लॉजिक हमें समझ में आया, हम चेक करके देख लेते हैं। वी हैव थर्ड पॉइंट, अगेन इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और थर्ड पॉइंट में 7 सेकेंड के बाद इंपल्स देखें, 7 सेकेंड के बाद इंपल्स कितना था बेटा, 7 सेकेंड के बाद इंपल्स वॉज 30। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे,
हम यहाँ लिखेंगे यस, impulse equal to change in momentum, that impulse was equal to 30 is equal to m into v minus 0. इसको हम सिंप्लीफाई करें, m की वैल्यू 20 थी तो v कितना आएगा 3/2 या 1.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि इंपल्स कहाँ लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला पॉइंट देखो, 0 से लेके 5 सेकंड तक इंपल्स एक डायरेक्शन में था और 5 से लेके 10 सेकंड तक इंपल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो जितना इंपल्स पॉजिटिव होगा उतना इंपल्स नेगेटिव होगा। तो जितनी वेलोसिटी 0 से यहां तक इंक्रीज होगी, आगे के जर्नी में उतनी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज के डिक्रीज? उतनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में होगा। हम चेक कर लेते हैं। तो अगला वाला पॉइंट हमारा कौन सा होता है? that next point is in 10 सेकेंड। तो इंपल्स इक्वल टू अगेन चेंज इन मोमेंटम, और 10 सेकेंड की बात करें तो इंपल्स आ रहा था 0 इक्वल टू m इंटू वी माइनस 0, v कम्स आउट 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस वाले क्वेश्चन से आपको फोर्स, टाइम, इंपल्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सब के बारे में रिलेट कराने की ट्राई कर रहा था कि ये सब के सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जो मैं भी पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं जब छोटा था, छोटी क्लासेस में पढ़ता था, तो ये पढ़ाया जाता था कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास होता था कि मास को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। बाद में आइंस्टाइन की थ्योरी बड़ी क्लासेस में आई, तो बड़ी क्लासेस में लिखा होता था कि मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी को डिलीट कर दिया गया। बाद में हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में है। हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को केमिकल एनर्जी में, केमिकल को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल को हाइड्रोलिक एनर्जी में। ऐसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एनर्जी कंजर्व है तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हेनेवर वी यूज दिस टर्म कंजर्वेशन, इसका मतलब वो पर्टिकुलर चीज हम जिसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं। मतलब जिस चीज के भी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो टाइम के साथ बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। सो दिस इज कॉल्ड दी कंजर्वेशन। अब अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हम इसे लिख सकते हैं, कंजर्वेशन का बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब है मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम। कंजर्वेशन का ये मतलब है। कैसे सेम होगा हम बाद में देखेंगे, बट कंजर्वेशन का मतलब है मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम। अगर ये लाइन बिल्कुल सही से जस्टिफाई और सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर वी से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। हम पढ़ते हैं केसेस, आपको समझ में आना शुरू होगा। हम पढ़ते हैं केस वन का नाम है वी हैव वन बॉडी एट रेस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? वी हैव वन बॉडी एट रेस्ट एंड नो फोर्स इज अप्लाइड। सोचो क्या होगा? डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। वी हैव वन बॉडी एट रेस्ट एंड नो फोर्स इज अप्लाइड। तो ऐसे देखो, ये हमारे पास बॉडी होगी, इस बॉडी का कुछ मास होगा, लेट अस से m, और ये कैसा है? ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी है? 0 है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू p, मतलब मोमेंटम, i मतलब इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू v, और वो कितने के इक्वल आएगा? वो आएगा 0 के इक्वल। अब हमने फोर्स तो इस पे कोई नहीं अप्लाई करा, मतलब वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स।
तो क्या बॉडी में कोई चेंज आएगा? आंसर आएगा सर बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, मतलब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? वो भी जीरो ही रहने वाला है। सो इनिशियल मोमेंटम जीरो एंड फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। ये केस नंबर 1 था। क्या ये कंजर्वेशन है? यस, हम बोलेंगे इट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिंगल बॉडी। यहां सिंगल बॉडी की बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिंगल बॉडी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और इसकी कंडीशन क्या है? ये कब हुआ कंजर्व? क्योंकि फोर्स जीरो था। अगर हमारे सिस्टम में फोर्स लग रहा है जीरो तो मोमेंटम इस बॉडी का कंजर्व है। चलो दूसरी बात करते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 है अ बॉडी इज रनिंग with velocity v and no force is applied दोबारा अंडरस्टैंड करो। प्रीवियस केस में बॉडी वाज एट रेस्ट, इन दिस केस बॉडी इज नॉट एट रेस्ट एट ऑल, बट बॉडी इज रनिंग विद वेलोसिटी v एंड नो फोर्स इज अप्लाइड। तो ऐसे वाले केस में हम क्या कह सकते हैं? ये बॉडी है जिसका मास है m के बराबर और वेलोसिटी कितनी है? v के बराबर। इसका मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा? इसका इनिशियल मोमेंटम आएगा m इंटू वी, और फोर्स तो हमने लगाया नहीं। फोर्स क्या करता है? फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है। अगर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करा तो बेटा फाइनल मोमेंटम कितना होगा? वो भी m भी होगा। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसको भी क्या बोलेंगे हम? इसको भी हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और इसकी कंडीशन क्या आती है? कंडीशन आती है फोर्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। अभी हम बात कर रहे थे सिंगल बॉडी की। इस वाले केस में भी एक ही बॉडी थी, इस वाले केस में भी एक बॉडी थी। हमने फोर्स नहीं अप्लाई करा, और अगर फोर्स नहीं अप्लाई करा तो हमारे सिस्टम या बॉडी का मोमेंटम वाज कंजर्व्ड। अब हम एक काम करते हैं, अब हम दो बॉडीज लेते हैं। सो वी हैव केस 3 और इसमें हम लिखते हैं टू बॉडीज कोलाइड and no external force is applied. एक बात ध्यान दो, इन वाले केसेस में मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कोई टर्म नहीं बोला। मैंने बस क्या बोला? फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ऐसे बोला। कारण है एक बॉडी है, इस पे जो फोर्स लगाओगे वही एक्सटर्नल होगा, वही इंटरनल होगा, इसलिए हमने इंटरनल एक्सटर्नल टर्म यूज नहीं करा था, केवल फोर्स टर्म यूज करा था। यहां पे ध्यान से देखना, टू बॉडीज कोलाइड एंड नो एक्सटर्नल, इस पे माइंड करना। मैंने यहां जान के एक्सटर्नल लिखा है। एक्सटर्नल इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे इंटरनल फोर्स भी होगा। सो मैं आपको क्लियर कराता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि क्या हो रहा है। दो बॉडीज हैं, बहुत ध्यान से देखना, दो बॉडीज हैं और वो आपस में टक्कर कर रही हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। दिखाता हूं कैसे। इमेजिन करो हमारे पास ये वाली बॉडी है, हमारे पास ये वाली बॉडी है और इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। हमारे पास एक और बॉडी है और ये है m2 और ये रन कर रही है विद वेलोसिटी u2। और कंडीशन कुछ इस तरह से है कि u1 ज्यादा है u2 से। अब कॉमन सेंस लगाओ बेटा, अगर u1 ज्यादा होगा और ये वाली बॉडी पीछे से आ रही है और अपनी डायरेक्शन को टर्न नहीं करेगी तो होगा क्या? ये बैक साइड वाली बॉडी जाके आगे वाली बॉडी में जोर से टकराने वाली है। तो जब ये बैक साइड वाली बॉडी आगे वाली बॉडी में जोर से टकराएगी तो होगा क्या? इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। होगा ये कि पहला वाला पॉइंट 1 कोलाइड्स विद 2। पहला पॉइंट ये हुआ 1 कोलाइड्स विद 2। दूसरा क्या होगा? फोर्स इज अप्लाइड बाय 1 ऑन 2। इसका क्या मतलब है? आप सोचो ना बेटा, आप अंडरस्टैंड करो। ये एक कार है, ये दूसरी कार है। एक कार पीछे से बड़ी तेजी से आती है और जोर से टकराती है, तो क्या होगा इस कार का?
इस पे फोर्स लगेगा ना, कौन लगा रहा है फोर्स, ये लगा रहा है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फोर्स इज अप्लाइड बाय वन ऑन टू, किस तरफ, सोचो, अगर ये वाली कार इससे टकराएगी तो ये कार इस कार पे किधर को फोर्स लगाएगी, सोचो, कॉमन सेंस, पूरी फिजिक्स कॉमन सेंस, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये टकराएगा इससे, फोर्स कहां पे लगेगा, राइट डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज अप्लाइड बाय वन ऑन टू अलोंग राइट साइड, अलोंग राइट साइड, फोर्स इज अप्लाइड बाय वन ऑन टू अलोंग राइट साइड। डन हो गया। और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, देखो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये जो 21 लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फोर्स ऑन टू, पहले पढ़ेंगे फर्स्ट वाले को, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक्शन रिएक्शन जानते हो ना, अगर ये इससे टकराएगा तो ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे एक्शन लगाएगी, तो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे क्या लगाएगी, वो उस पर रिएक्शन लगाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, कॉमा, फोर्स इज अप्लाइड बाय टू ऑन वन, किस तरफ, सोचो, वन ने टू को उधर को धक्का मारा था, जो लोग इस पे बैठे होंगे, इस वाले कार में बैठे होंगे, उनको धक्का किधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में, पीछे को लगेगा धक्का, पीछे को लगेगा, क्योंकि ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी, तो धक्का कहां पे लगाएगी, बैक डायरेक्शन में। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। एट द सेम टाइम फोर्स इज अप्लाइड बाय टू ऑन वन, और इसको क्या नाम देंगे हम, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू अलोंग, किधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तीन बातें मैंने आपको समझा दी, जब ये टक्कर हो रही है तो तीन बातें समझाई मैंने। पहली बात में मैंने लिखा एक और दो आपस में कोलाइड करते हैं, जब ये कोलाइड करेंगे तो वन टू पे फोर्स लगाएगा, टू वन पे फोर्स लगाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। इस वाले डायग्राम को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम बोलते हैं इनिशियल, ये इनिशियल डायग्राम। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि ये पहले के कंपैरिजन में तेज हो जाएगा, और ये इसके साथ तीन बातें होंगी, या तो ये स्लो हो जाएगा लेकिन सेम डायरेक्शन में चलेगा, या ये रुक जाएगा, या फिर ये पीछे को चलने लगेगा। अब मैं तीनों केस तो बता नहीं सकता ना, तो मैं कोई एक केस ले लेता हूं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि टक्कर के बाद ये स्लो हो जाता है, रुकता नहीं है बट ये स्लो हो जाता है, और ये फास्ट हो जाता है। तो फाइनल डायग्राम बनाते हैं। ये है फाइनल डायग्राम। फाइनल में क्या होता है कि जो पीछे वाली बॉडी थी जिसको हम बोल रहे थे m1, उसकी वेलोसिटी बदल के हो जाती है v1, और जो दूसरी बॉडी थी जिसको हम बोल रहे थे m2, उसकी बदल के वेलोसिटी हो जाती है v2। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब सुनो, जब ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी से टकराएगी तो ये दोनों बॉडी कुछ देर तक आपस में कांटेक्ट में रहेंगी। वो टाइम बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा, लेकिन कुछ देर तो रहेंगी। उस टाइम को हम बोल देते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे लाइन लिखते हैं, ये फाइनल डायग्राम हो गया, और यहाँ हम लिखते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू डेल्टा टी। ध्यान से समझना। अब हम यहां लिखेंगे नोट, और यहां पे लिखेंगे इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी मोमेंटम, कॉमा लिखा के, मोमेंटम ऑफ वन एज वेल एज टू चेंजेस। लाइन समझो, इन टाइम डेल्टा टी मोमेंटम ऑफ वन एज वेल एज टू चेंजेस। ये डेल्टा टी कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जितनी देर तक इनका आपस में टक्कर हो रहा था। लेकिन जब टक्कर हो रहा था तब टक्कर से पहले की सिचुएशन ये वाली थी, और टक्कर के बाद वाली सिचुएशन ये वाली थी। तो अगर हम केवल वन की बात करें तो वन का इनिशियल मोमेंटम ये था, और वन का फाइनल मोमेंटम ये है। टू की बात करें, टू का इनिशियल मोमेंटम ये था, और टू का फाइनल मोमेंटम कौन सा है? ये वाला है। अब हम बात करते हैं आगे, एक एक चीजों की बात करते हैं तो हमें अभी क्लियर होगा। सो अब हम बात करते हैं फॉर वन। अभी हम केवल वन की बात करते हैं। वन का इनिशियल क्या था? वन का पहले था मास वॉज m1, वेलोसिटी वॉज u1। उसके बाद मास इज m1 और वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है v1।
इसको हम बोलते हैं क्या, इनिशियल, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फाइनल। और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा डेल्टा टी के बराबर। और इस प्रोसेस में फोर्स भी लगेगा ना, फोर्स, वेलोसिटी कहां पे, राइट डायरेक्शन में, फोर्स कहां पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में फोर्स लगेगा इधर को। याद होगा मैंने आपको बताया था 1 पे फोर्स ऑपोजिट लगेगा, तो फोर्स लगेगा इस तरफ, और इसको हम क्या नाम देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। परफेक्ट है। एक और काम करते हैं हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे हम मान के चल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम लिखते हैं यहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे भी हम लोग लिखने वाले हैं फोर्स कौन सा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर देखो हमने वेक्टर लगाया हुआ है तो मैं आप माइनस साइन नहीं लिख रहा, क्योंकि वेक्टर में ऑलरेडी साइन होता है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट जब वेक्टर ऊपर लगा दिया इसका मतलब है डायरेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी है, हम इसको रिवील नहीं कर रहे हैं बस। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू पी फाइनल का मतलब, पी फाइनल का मतलब होगा m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डिड यू गेट दैट? m1 v1 final and m1 u1 initial divided by delta t, and it's a relation called force on 1 due to 2. We have got equation number 1. हम चाहे तो डेल्टा टी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है 1 के लिए। ध्यान से देख लो आप लोग, फॉर 1 ये सारी सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूं। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। क्या ये मोमेंटम कंजर्वेशन है? आंसर आता बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है। जब जब फोर्स लगेगा मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, 1 का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर 2। जिसके जो भी डाउट्स हैं अपने पास रखो, अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर 2। फॉर 2 की बात करेंगे तो 2 का मास कितना था, m2, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u2। बाद में 2 का मास कितना है, m2, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा, इस प्रोसेस में टाइम लगा डेल्टा टी। और फोर्स किधर लग रहा था, हम लोगों ने देखा था ना 2 पे फोर्स कहां लग रहा था, सेम डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है फोर्स, फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू change in momentum upon time, that equal to P final minus P initial divided by time. Now this is equal to P final m2 v2 minus m1 v1 divided by delta t. This is force on 2 due to 1. हम लोगों ने इस पे वेक्टर नहीं लगाया, हम चाहे तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और प्रीवियस वाले में भी वेक्टर लगा सकते हैं। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन नंबर 1 देखो, दिख रहा, इक्वेशन नंबर 2 देखो। बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं 1 + 2 करते हैं। जैसे तो 1 + 2 करोगे लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा, क्या होगा, f12 प्लस f21। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, m1 v1 माइनस m1 u1, ऐसे कुछ आ रहा था ना। मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर, इस पे वेक्टर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरे राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा टी। ये पहला वाला पार्ट हो गया, प्लस दूसरा वाला पार्ट m2 v2 माइनस m2 v2, और हम लोगों ने यहाँ पे एरर लिख दी है, ये v1 नहीं आना था, क्या आना था, ये आना था, यस, इस वाले केस में फाइनल ये था, इनिशियल ये था, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे आएगा v2 माइनस m2 u2। अब सही है, वो गड़बड़ हो गया था। सो यहाँ पे आएगा m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है।
चलो दोबारा से नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं। अच्छा डेल्टा टी तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ देखो डेल्टा टी तो पूरे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे आएगा m1v1 प्लस m2v2, माइनस में देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो मैं कैसे लिखता हूं देखो ध्यान से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f12 प्लस f21 इज इक्वल टू m2v2 प्लस m1v1 माइनस माइनस बाहर ले लिया मैंने, क्या आएगा m2u2 प्लस m1u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक और बात ध्यान से देखो, कहां थे हम लोग, स्टार्टिंग में चलते हैं हम, यहां पे चलते हैं। यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, जब ये वाली बॉडी इस वाले बॉडी पे टकराएगी तो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। दोनों के फोर्सेस इक्वल होंगे, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा। अगर इसका पॉजिटिव होगा तो इसका क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि जो F21 होगा और जो F12 होगा वो सेम होंगे, बस साइन का फर्क होगा। साइन का क्यों फर्क होगा, क्योंकि F21 राइट डायरेक्शन में लग रहा था तो F12 कहां पे लग रहा था, लेफ्ट डायरेक्शन में। इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर हम इसको इधर को लेके आते तो हमें क्या मिलता है, F21 प्लस F12 इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम 0 आएगा। तो इस वाले इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0 इक्वल टू m2v2 प्लस m1v1 माइनस m2u2 m1u1, और डेल्टा टी जो नीचे था इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, खत्म हो गया। अब हम एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है ना, तो इक्वेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलने वाला है कुछ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जल्दबाजी नहीं करना, समझने की ट्राई करो। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम है किसका, फर्स्ट बॉडी का। ये क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम है किसका, सेकंड बॉडी का। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी का। सो व्हाट इज दिस टोटल, क्या है ये, इनिशियल मोमेंटम है किसका, एक बॉडी का, दूसरी बॉडी का, कि सिस्टम का, ये सिस्टम का है। और ये क्या चीज है, ये है फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। मैं दोबारा लिखता हूं, दोबारा डायग्राम बनाता हूं। हमारे पास था मास m1, हमारे पास था u1, हमारे पास दूसरा मास था m2, वेलोसिटी वाज u2। ये कौन सा डायग्राम था, ये था इनिशियल डायग्राम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं p इनिशियल इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 ऑफ सिस्टम। अभी हम एक बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिमिलरली बाद में कोलिजन के बाद m1 v1 एंड दूसरी बॉडी है m2 v2, तो हम निकालेंगे p फाइनल, और वो कितने के इक्वल आएगा, वो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। व्हाट इज दिस, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किसका, ऑफ सिस्टम। ऐसा क्यों हुआ, मतलब जो हमारा ये वाला इक्वेशन बता रहा है ये तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है, और इनिशियल इक्वल टू फाइनल को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहानी दोबारा रिपीट करते हैं, बैक फ्लैश में चलते हैं। जब हम एक अकेले बॉडी की बात करते हैं तो इस पे फोर्स लग रहा होता है, एक अकेले बॉडी पे। जब दो बॉडी आपस में टकरा रही हैं तो एक अकेले बॉडी पे फोर्स लग रहा है। जब हम दूसरे बॉडी की बात करते हैं तो दूसरी बॉडी पे भी, सेकेंड बॉडी पे भी फोर्स लग रहा है। इसलिए फर्स्ट बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है और सेकेंड बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम दोनों बॉडी को एक साथ बात करते हैं, एक साथ मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये दोनों एक सिस्टम है, तो होगा क्या, टक्कर के टाइम पे एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहले वाले पे लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो नेट फोर्स कितना आएगा सिस्टम का, नेट फोर्स आएगा 0, नेट फोर्स आएगा 0। इसलिए मोमेंटम कैसा होगा, मोमेंटम होगा कंजर्व। तो एक काम करते हैं, हम लोग फिर से क्या लिख रहे हैं, हम लोग फाइनली कंक्लूजन लिख रहे हैं, P इनिशियल इक्वल टू
P final, और ये क्या है? It is conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखो, इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखो। When two bodies collide with each other, when two bodies collide with each other, they experience force. When two bodies collide with each other, they experience force. So, momentum of individual body changes. If we talk about both bodies as a system, if we talk about both bodies as a system, both bodies as a system, then net force on system is zero. Net force on system is zero. So momentum of total system is conserved. Momentum of total system is conserved. ये तुम्हारी एक पाम है, ड्राइंग देखो तुम कितनी बढ़िया है, और ये तुम्हारी दूसरी पाम है, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे कुछ, ठीक है। क्लैपिंग करते हैं, हाँ क्लैपिंग करते हैं। इस हाथ, ये हाथ इधर को भाग रहा है और ये हाथ इधर को भाग रहा है, तो क्या होगा? ये वाला हाथ, ये वाला पाम इस वाले पाम पे किधर को धक्का मारेगा? कॉमन सेंस तो थोड़ा रखे ना हम लोग। जब ये इससे टकराएगा तो इस वाले पे फोर्स किधर को लगेगा? इस तरफ लगेगा फोर्स। एट द सेम टाइम जब ये इससे टकराएगा तो इसको फोर्स किधर फील होगा? इसको इधर फील होगा। सेम के अलग अलग सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इसको हम बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं। तो कोई बोलेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा? तुम बोलोगे -F होगा। -F क्यों? क्योंकि लेफ्ट में लग रहा है। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से 1 पे किधर फोर्स लगा? इधर, ये -F आ गया। एट द सेम टाइम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो 2 पे फोर्स लगा 1 की वजह से, वो किधर लगा? राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव बोल रहे थे। अब चेक करो, दिख गया? इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब समझ आया कि F12 इक्वल टू माइनस टाइम्स F21।